Very good evening, students. Welcome to our channel, Rajendra Law Academy, a one-stop center for law entrance examinations. हम करंट अफेयर की रिवीजन के लिए क्या है प्रैक्टिस कर रहे थे थ्रू द एमसीक्यू फॉर्मेट, तो उसी की आज नेक्स्ट सेशन में मूव करते हैं. सो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस 18th ऑफ जुलाई का करंट अफेयर्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. आई एम होपिंग जितने भी इस प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस हैं, यू हैव वॉच्ड ऑल दोज वीडियोस एंड यू आर रिवाइजिंग द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं. ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है. तो I hope you participate actively in this series and you also keep on revising this series. So let's move on to the first question. So first question is related to an amendment which is being proposed. So the proposed amendment किस कौन से एक्ट में? The proposed Prevention of Insult to National Honors Amendment Act 2026, right? तो एक बिल आ रहा है पार्लियामेंट में विच इज बीइंग प्रपोज्ड seek to extend the legal protection to which of the following. तो बेसिकली क्या है, ये जो अमेंडमेंट कर रहे हैं हम नेशनल ऑनर्स एक्ट में, किस चीज की को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, एडिशन करने के लिए क्या है ये एक्ट आ रहा है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. तो ऑलरेडी हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है पहले वो समझेंगे, देन विल अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज उस एक्ट में मिसिंग थी जिसको ऐड करने के लिए क्या है अमेंडमेंट करी गई. सो वेन एवर देर इज अमेंडमेंट टू एनी एक्ट, वो फॉर द इम्प्रूवमेंट होती है. जो पुराने एक्ट में कमी रह जाती है उसको एड्रेस करने के लिए होती है, राइट? तो उसी चीज के लिए ये एक्ट अमेंडमेंट आ रही. कौन से एक्ट को? नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है. अब इस एक्ट का काम क्या है? टू प्रिवेंट द insult to the national symbols of the country. तो उसमें क्या है? It talks that it will take steps and punishable offense माना जाएगा if you insult the national anthem of the country, if you dishonor the national flag और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. तो अगर इनकी आप इंसल्ट करते हो, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको क्या है? इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. So it is a punishable offence. Under which act? So under the National Honors Act of 1961. So but अब क्या है इस एक्ट में? क्या है? Amendment is being proposed. तो कुछ चीज ऐड करी जा रही है, राइट? तो वो कौन सी चीज ऐड करी जा रही है वही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है. तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे नेशनल एंथम की बात करिए, नेशनल फ्लैग की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करिए, लेकिन नेशनल सॉन्ग की बात नहीं करिए. तो ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है ये इसी को ऐड करने की बात कर रही है. दैट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट वी आर गोइंग टू ऐड नेशनल सॉन्ग ऑल्सो टू द लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स. एंड इफ देर इज एनी इंटेंशनल इंसल्ट or any obstruction which may be caused to the singing of the national song, so it will also amount to a punishable offense extending to imprisonment up to 3 years or a fine or both. So this is what is being proposed in the bill, right? तो बेसिकली आपने याद रखना है कि नेशनल एंथम था, नेशनल फ्लैग भी था, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी था, लेकिन क्या मिसिंग था? नेशनल सॉन्ग, राइट? तो उसको ऐड करने के लिए क्या इसमें एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं. तो जल्दी से बताओ व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? सो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है? वंदे मातरम. करंट अफेयर की क्लासेस में भी हमने डिस्कस करा आज के मॉर्निंग सेशन में कि वंदे मातरम जो है इसके बारे में हमने नेशनल सॉन्ग के बारे में डिस्कस करा था. दैट हु हैज रिटन द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? सो इट हैज बीन रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, राइट? इन हिज बुक का नाम भी बताया था आनंद मठ. सो बंकिम चंद्र चैटर्जी की बुक थी आनंद मठ. बेसिकली आनंद मठ क्या था? बेसिकली इट इज अ नॉवल दैट टॉक्स अबाउट द सन्यासी रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन इंडिया. तो सन्यासी रिवोल्ट के बारे से रिलेटेड ये नॉवल है. उसमें क्या एक सॉन्ग आता है बाय द नेम वंदे मातरम. तो इसी को इंडिया ने क्या है नेशनल एज अ नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया है, राइट? सो दिस इज अ नेशनल सॉन्ग. एंड नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम क्या है? सो व्हाट इज अ नेशनल एंथम?
एज वी ऑल नो नेशनल एंथम क्या है, अभी पहले क्या डिस्कस किया, नेशनल सॉन्ग, बेटा दोनों डिफरेंट हैं, वन इज नेशनल सॉन्ग राइट एंड अनदर इज नेशनल एंथम, कंफ्यूज नहीं होना है। सो नेशनल एंथम क्या है, जो स्कूल में हर रोज सुबह हम गाते थे, जना गना माना, सो दिस इज अ नेशनल एंथम। एंड नेशनल सॉन्ग क्या है, अभी मैंने बताया वंदे मातरम, right? Then national flag you know and the constitution of India also you know. So I hope the question is clear. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट करी जा रही है टू दिस प्रिवेंशन proposed amendment to the prevention of insult to the National Honors Act, इसमें क्या है, लीगल प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन है किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अभी हमें पता लग गया टू द नेशनल सॉन्ग विच इज व्हाट, वंदे मातरम। सो आई होप दिस इज क्लियर। हमने डिस्कस कर लिया नेशनल सॉन्ग, उसके राइटर का नाम, कहाँ लिखा, कैसे लिखा, वो सब डिस्कस कर लिया। आपने अब कमेंट सेक्शन में ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, तो आपने कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बताना है व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, राइट, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल कैलेंडर भी है इंडिया का, वो भी आपने बताना है। इवन देयर इज अ नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड ऑफ द कंट्री, there is a national tree of the country, national flower of the country। ये सब बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने देश के बारे में पता होने चाहिए, नेशनल सिंबल्स हमें पता होने चाहिए। देन ऑल्सो अबाउट द नेशनल एक्वाटिक एनिमल, सारे आपने कमेंट सेक्शन में बताना और ये पूरा लिस्ट मेंटेन कर लेनी है अपने पास। व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, फ्लावर, एक्वाटिक एनिमल, एवरीथिंग यू शुड नो राइट ऑन योर टिप्स। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। Okay, then is a new day in news. So what is the question? It is related to the International Justice का day. The World Day of International Justice is observed every year on which day? तो डेट बताना है कौन सी डेट को every year there is a day of World Day of International Justice. ये तो super important है because you are preparing for what, judiciary का exam, so you should know days related to the this thing international justice, तो आपको पता ही होना चाहिए, on your tips होना चाहिए, right? तो what is the right answer? Right answer is 17th of July. So याद रखना है international world international day of international justice is observed every year on 17th of July. And why this day is celebrated? To spread awareness and to promote international criminal justice and end impunity for serious crimes, right? And 17 जुलाई को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जब भी कोई डे किसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे जिस दिन मनाते हैं उसी दिन क्यों मनाते हैं? बिकॉज उस दिन आप पैदा हुए, इसीलिए जब भी कोई डे मनाते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, राइट? तो इस 17 जुलाई को ही क्यों मना रहे हैं, राइट? तो इस दिन क्या है, किस चीज को कमेमोरेट करने के लिए मना रहे हैं? द एडॉप्शन ऑफ रोम स्टैट्यूट, जो कि साइन हुआ था 17th of July 1998 को। और ये रोम स्टैट्यूट के अंडर ही क्या बना था? बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी बनी है जिसका नाम आपने याद रखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये दुनिया की क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, राइट? जो कि बनी है अंडर विच स्टैट्यूट? तो याद रखना, इट इज फॉर्म्ड अंडर, एस्टैब्लिश्ड अंडर रोम स्टैट्यूट। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 17th of July 1998। और 17th को जुलाई को इसीलिए क्या है, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है, राइट? टू कमेमोरेट दिस डे। एंड व्हाट इज दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिमिनल ऑफेंसेस को हैंडल करने के लिए जो कोर्ट है उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सुपर इंपॉर्टेंट, तो हेग नीदरलैंड्स में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो आईसीसी के हेडक्वार्टर्स बेटा आपने याद रखने हैं, इट इज इन
हेग नीदरलैंड्स, राइट। अभी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कौन कौन सी क्राइम के लिए जो है केसेस जा सकते हैं। तो इट टॉक्स अबाउट, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है इट इज ओवर द 4 कोर इंटरनेशनल क्राइम्स। सो 4 मेजर क्राइम्स है जिनके ऊपर इसकी क्या है, जुरिस्डिक्शन है। तो कौन कौन से, इफ देयर इज अ केस ऑफ जेनोसाइड, राइट, इफ देयर इज अ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो अगर वर्ल्ड लेवल पे दे सी कि कहीं पे जेनोसाइड हो रहा है या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है या क्राइम ऑफ एग्रेशन है, तो इनके अगेंस्ट क्या है, केसेस कहाँ पे जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं, राइट। एंड सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट, बिकॉज इट इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो क्या है, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। सो आई होप, तो आपने 17 जुलाई तो याद रखना है। देन हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस करे कुछ डेज, तो आपने बताना है व्हेन इज सीए डे सेलिब्रेटेड। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब होता है, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द appointments. So Dr. Srinivas Kumar Tumalla has been appointed as the secretary of which union ministry, right? तो न्यू सेक्रेटरी आए हैं किसी मिनिस्ट्री के, तो आपने बताना है। तो यू रिमेंबर द नेम डॉक्टर श्रीनिवास कुमार। तो कौन सी मिनिस्ट्री के ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के। तो इसमें ऐसी कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस इट इज अ फैक्ट यू शुड नो। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नए सेक्रेटरी आए हैं एंड हु इज अ पर्सन, डॉक्टर श्रीनिवास कुमार। तो ये याद रखना है आपने। ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 ईयर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है अपॉइंटमेंट, डिपार्टमेंट और नेम ऑफ द पर्सन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी। सो एक ऑपरेशन हुआ है, द ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 to be hosted by Indian Navy will be conducted in partnership with which organization। तो याद क्या करना है, एक कुछ ऑपरेशन हो रहा है। पहली बात तो ये ऑपरेशन का नाम याद रखना है, कौन सा ऑपरेशन, इट इज सदर्न रेडीनेस 26/2, राइट। इसको कौन होस्ट कर रहा है, सो इट इज बीइंग होस्टेड बाय इंडियन नेवी। लेकिन वो अकेले नहीं कर रहे, किसी के साथ मिलके कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है किसके साथ मिलके, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके इन पार्टनरशिप विद विच अनदर ऑर्गेनाइजेशन आपने बताना है। ये ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस हो रहा है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द एम ऑफ दिस ऑपरेशन, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ एम होगा ना। तो व्हाट इज द ऑपरेशन और नेम एम ऑफ दिस ऑपरेशन, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी पिक्चर में देखो, सो यू विल गेट द आंसर। सो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2026 का सेकेंड फेज हो रहा है, राइट। तो ये किस किस के बीच में हो रहा है, एक तो इंडियन नेवी है, दूसरा क्या है, CTF। सो व्हाट इज दिस CTF, कंबाइंड टास्क फोर्स, राइट। तो कंबाइंड टास्क फोर्स और इंडियन नेवी मिलके क्या है, एक ऑपरेशन होस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन रेडीनेस 2026-2, राइट। तो ये हो रहा है। अब इस ऑपरेशन का एम क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। सो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस मिलके क्या है, ये ऑपरेशन होस्ट कर रही हैं। तो ये क्या होगा इसमें, इट इज अ 4-day मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंगेजमेंट। तो एक प्रोग्राम है जो कितने दिन के लिए चलेगा, 4 दिन के लिए चलेगा, जहां पे क्या है, मल्टीनेशनल लेवल पे आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसको होस्ट कौन कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है सदर्न नेवल कमांड, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कोची में। तो इंडियन नेवी के सदर्न नेवल कमांड इसको हेड कर रही है, इसको लीड कर रही है, होस्ट कर रही है। और ये क्या है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। इंडियन नेवी को क्या है, इक्विप करने के लिए 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। तो याद रखना कौन कौन मिलके कर रहा है, इंडियन नेवी और कंबाइंड टास्क फोर्स, राइट। ये दोनों मिलके ये कर रहे हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन पूछ रहा है। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है।
तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आपने बताना है वेयर इज महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 4 ऑप्शंस हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखना है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, इट इज इन वेस्ट बंगाल। एंड ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि करंट अफेयर से उठाया, इट मींस ये न्यूज में होगा। तो व्हाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू रिड्यूस द इको सेंसिटिव जोन of this wildlife sanctuary, Mahananda wildlife sanctuary का from 1 किलोमीटर टू from 5 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर तक रिड्यूस करना है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है what is the meaning of eco sensitive zone। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट, उसके आसपास एक बफर एरिया मेंटेन किया जाता है एज इको सेंसिटिव जोन, राइट। तो वो कितना होना चाहिए, उसके लिए क्या गाइडलाइंस आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसको रिड्यूस करने की बात करी जा रही है, इसीलिए ये न्यूज में था। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो है इको सेंसिटिव जोन कम करने की बात कर रही है। तो याद रखना है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो ये याद रखना है आपने। सो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। So next move करते हैं। Next is a important news from the article from the section of space. Right, space के सेक्टर से बहुत सारी न्यूज आती है। आज के न्यूज़पेपर में we have read about विक्रम-1 जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट है टू लॉन्च सैटेलाइट। तो ये हमने आज के क्या है करंट अफेयर क्लास में बात करी थी, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस न्यूज जिसके ऊपर क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज टॉकिंग अबाउट अ इंडियन ओरिजिन का एक नासा का एस्ट्रोनॉट है अनिल मेनन। तो अनिल मेनन क्या है, कौन है, याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं और नासा में एस्ट्रोनॉट है, राइट। तो अनिल मेनन फ्लू अब्रॉड द सोयज MS-29 स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो ये इस स्पेसक्राफ्ट में 2 और लोगों के साथ क्या है स्पेस में गए हैं। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में बेसिकली कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। तो 2-3 चीजें हमने याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज अनिल मेनन। अनिल मेनन क्या है, नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, पहली बात। लेकिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। सो इनके रूट्स कहाँ हैं, इंडिया में, राइट। ये गए हैं स्पेस में, राइट। यस, ट्रेवल टू स्पेस। कौन से लाइक सैटेलाइट में, कौन से स्पेसक्राफ्ट में गए, तो उसका नाम भी याद रखना है, सोइज MS-29 में 29 इस स्पेसक्राफ्ट में यस लाइक व्हाट फ्लू अब्रॉड अबोर्ड, राइट, टू द स्पेस। 2 और लोगों के साथ, उनके नाम भी आ सकते हैं कि 2 और कौन कौन से लोग थे, राइट। तो वो दोनों क्या थे, रशियन एस्ट्रोनॉट्स थे। इनके साथ 2 रशियन एस्ट्रोनॉट और थे जिनका नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। तो ये 3 लोग क्या है इस स्पेसक्राफ्ट में क्या है स्पेस में गए हैं। तो वो पूछ रहा है ये स्पेसक्राफ्ट जो है कौन से कंट्री को बिलोंग करता है। तो ये कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, जहां के बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो दिस इज अ रशियन स्पेसक्राफ्ट। सो आई होप द होल थिंग इज क्लियर। तो 2-3 चीजें आपने याद में रखनी, अनिल मेनन, दूसरे 2 एस्ट्रोनॉट्स का नाम और स्पेसक्राफ्ट का नाम, दैट इज सोयज MS-29 एंड कंट्री, कौन सी कंट्री का ये स्पेसक्राफ्ट है, इट बिलोंग्स टू नासा। तो ये सारी सॉरी नॉट नासा, सॉरी इट बिलोंग्स टू रशिया। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। यही सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया, इट इज लाइक एक्सप्लेन्ड हियर, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू द यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, राइट। तो क्या है, यूनेस्को मेंटेन अ लिस्ट वर्ल्ड वाइड जिसमें इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच आर रिप्रेजेंट व्हाट
विच आर इनटेंजिबल इन नेचर, जिनको आप टच नहीं कर सकते, राइट? वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई बिल्डिंग नहीं है, बट दे आर व्हाट इनटेंजिबल टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो हमारी क्या है, कल्चर को, हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इन द फॉर्म ऑफ इनटेंजिबल, ऐसी सारी चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भैरव यात्रा, राइट? तो ये क्या है, इट इज आर कल्चरल हेरिटेज की रिप्रेजेंटेशन है, राइट? एंड नाउ दिस हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट, राइट? तो इसमें ऐड हुई है। तो उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली इंडिया की तरफ से जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है उसमें लेटेस्ट एडिशन कौन सी चीज है? तो लेटेस्ट एडिशन इज व्हाट, दिस भैरव यात्रा। एंड ये कौन सी स्टेट की जो है कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन इसके बारे में, तो इट रिप्रेजेंट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रिसेंट एडिशन क्या है, भैरव यात्रा, राइट? देन आपने कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बताना है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। जितने भी इंपॉर्टेंट फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हमें क्या है, हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं आपने बताना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इफ यू रिमेम्बर, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, जो कि 17 जुलाई 1998 को इट वाज फॉर्म्ड अंडर व्हाट, अंडर रोम स्टैट्यूट। और इसके हेडक्वार्टर्स हमने कहाँ पे पढ़े, इसके हेडक्वार्टर्स है हेग, नीदरलैंड्स, राइट? ऐसे ही आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट याद रखना, इंटेंजिबल नॉट टेंजिबल, इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट की जो कल्चर हेरिटेज की जो लिस्ट है उसमें इंडिया का लेटेस्ट एडिशन इज कट व्हाट, भैरव यात्रा, एंड इट बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, तो याद रखना है। So what it is saying that the historic Bhairav Yatra of Rajouri, Jammu and Kashmir has been officially included in the India's list of intangible cultural heritage site. Heritage list, right? Rajouri Bhairav Yatra is a centuries old and immensely popular spiritual festival of Rajouri region in Jammu and Kashmir, celebrated primarily on the occasion of Holi, right? तो होली पे ये क्या है, भैरव यात्रा निकालते हैं। दिस इज अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है, आज का कुछ नहीं है। सो इट इज अ समथिंग सेंचुरीज से जो हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, हमारी कल्चरल हेरिटेज है, राइट? तो ये ऐड हुआ है। ओके, so let's move on to the question number 8. So it talks about the semiconductor mission का जो phase 2 launch हुआ है। So this is very very important, semiconductor mission। इसके लिए we are going to have a separate special session about the discussion of semiconductor mission। तो अभी यहाँ पे बस इतना कर लेते हैं कि semiconductor mission के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, कितना आउटले बजट में है मेंशन किया गया, कितने आउटले के साथ इस जो है, आउटले मीन्स कितने पैसों के साथ इस स्कीम का जो फेज 2 है, पार्ट 2 है, उसको लॉन्च किया गया, राइट? सो इट इज आस्किंग अबाउट द बजट एलोकेशन। तो बजट एलोकेशन कितना है, 1.27 लाख करोड़। तो ये एलोकेशन आपने याद रखना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, कि हम सेमीकंडक्टर जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया शुड बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड इट शुड सप्लाई टू द वर्ल्ड। तो ग्लोबल चेन में हम, सप्लाई चेन में क्या है, हम सप्लायर हो रादर देन व्हाट, बायर। तो उसके लिए उसका इसका फोकस यही है, राइट? सो दिस ऑल्सो एम्स टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन दिस सेक्टर, राइट? तो ये गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर। So this scheme will also provide incentive to the producers of raw material, especially chemicals, industries, gases associated with semiconductor manufacturing। तो semiconductor को बनाने के लिए जो associated raw material चाहिए, उनको भी गवर्नमेंट क्या है, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। Because if raw material is expensive and if raw material is not easily available, है ना,
तो आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, सबसे पहले रॉ मटेरियल इंश्योर करना कि रॉ मटेरियल की सप्लाई क्या है अच्छे से होती रहे। तो इसके लिए क्या है, इस सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। तो वही स्कीम का एक पार्ट ये भी है कि जितना भी रॉ मटेरियल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चाहिए उसको क्या है, गवर्नमेंट विल व्हाट इंसेंटिवाइज दैट सेक्टर आल्सो। So I hope this is clear. We are going to discuss in detail about the semiconductor mission, right? What is semiconductor, what are its uses, and कैसे कैसे सारा कुछ होगा. We'll discuss it in a separate section. 10-15 minutes का we'll have a separate discussion on semiconductor mission of the country because this is very important. Okay, next is the appointment. Who was appointed as the Prime Minister of Ukraine by the country's parliament? तो country की parliament में recently क्या है, पुराने प्राइम मिनिस्टर को हटा के एक नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, उनका नाम अपने बताना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई मे नॉट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, सो यू कैन लाइक गूगल इट कि व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सहरी कौस्तकी, राइट, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, याद रखना है। अभी हमने एक दो दिन पहले के सेशंस में पढ़ा था कोलंबिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे अल्वारेदो, राइट, उनके बारे में पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर हमने यूके के न्यू पीएम अपॉइंट हुए, उनका नाम पढ़ा था एंडी बर्नहम। Andy Burnham has been what appointed as UK's new PM, and ऐसे now we are what talking about the new PM of Ukraine. इनका नाम भी आपने याद रखना। तीन बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने लास्ट इस वीक में पढ़ी है, राइट, तो तीनों याद रखनी है। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है। इनसे पहले कौन था? सो यूलिया वाज, तो इन्होंने किसको सक्सीड किया? यूलिया, राइट। तो पहले कौन थे? यूलिया। उनको क्या है, ही हैज बीन सक्सीडेड बाय सर्ही। तो ऐसे याद रख लो, आगे वाला तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, तो इतने से ही याद रख लो। सो दिस इज द मैप ऑफ यूक्रेन इफ यू वांट टू सी। ओके, so next question पे move करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, where has the Tower of Justice been inaugurated under the shared vision of modernizing the country's judicial system, ensuring accessible justice delivery and strengthening administrative infrastructure? तो जुडिशियल सिस्टम को क्या है, मॉडर्नाइज करने के लिए क्या है, एक टावर ऑफ जस्टिस इनॉग्रेट किया गया है बाय द जुडिशरी, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उनके द्वारा टावर ऑफ जस्टिस को इनॉग्रेट किया गया। तो ये वेयर इज दिस टावर ऑफ जस्टिस, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो एज यू कैन सी ऑप्शंस में, पिक्चर में, सो इट इज व्हाट, गुरुग्राम हरियाणा में द टावर ऑफ जस्टिस हैज बीन इनॉग्रेटेड, राइट। तो याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJ सूर्यकांत इनॉग्रेटेड द टावर ऑफ जस्टिस, अ न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये टावर ऑफ जस्टिस क्या बेसिकली क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक नया न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बीन ओपन इन व्हाट, गुरुग्राम हरियाणा, एंड इट एम्फसाइज द नीड, एंड व्हाट इज इट, देयर इज अ नीड फॉर स्किल कंपिटेंट एजुकेटेड एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैसा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, it should be technology savvy, right, and it should be what, skilled competent होना चाहिए judicial system, right. तो they have inaugurated the Tower of Justice as a new district court complex in Gurugram, तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट जिसका नाम है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट, राइट। तो उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कितने, एक्चुअली बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कितना आउटले है इस स्कीम का। तो बजटरी आउटले के बारे में पूछ रहा है, बिकॉज हर ऑप्शन में वो क्या है, अमाउंट चेंज कर रहा है, राइट। तो हमने बताना कितना बजटरी आउटले हैज बीन गिवन फॉर दिस
approved for the scheme. So it was approved by Union Cabinet with an outlay of 62,500 करोड़. तो ये आपने याद रखना. पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, सेमीकंडक्टर मिशन. देखो स्टूडेंट, जब सिमिलर डेटा आता है तो पुराना डेटा रिवाइज करते रहना साथ साथ में. तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितना पैसा था, 1.2. सो उसके लिए कितना था, 1.2 लाख सीआर, राइट. अभी ये कौन सी स्कीम है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. इसके लिए कितना है, इसके लिए है 62,500 सीआर. तो इतने पैसे इसके लिए एलोकेट हुए हैं, राइट. इसका अब क्या है, व्हाट वुड बी द मिनिस्ट्री जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी. तो मोबाइल फोन्स के लिए क्या होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, MIT. ठीक है. तो मीटिंग इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, राइट. देन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बेसिकली मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को क्या है, प्रमोट करने के लिए, सो दैट वी मैन्युफैक्चर मोबाइल्स डोमेस्टिकली, राइट. फिर हम उसका एक्सपोर्ट करें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम. आई होप दिस इज क्लियर. So let's move on to the next question. It is related to a state specific scheme. तो which state has launched the CM Heli Tourism Scheme? तो कौन सी ये जो है स्टेट ने लॉन्च किया है. तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस इज अ स्टेट स्कीम. तो बिहार की है, जिसमें टूरिज्म प्रमोट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, CM Heli टूरिज्म स्कीम. तो जिसमें क्या है, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए क्या है, सब्सिडाइज रेट पे जो गवर्नमेंट है टिकट्स प्रोवाइड करेगी ट्रैवल की, राइट. तो ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग व्हाट, अ सब्सिडी ऑफ अप टू 15,422 रुपीज पर टिकट, राइट. तो ये आपने याद रखना है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द फर्स्ट एवर ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव. तो ICAR का CSR कॉन्क्लेव हुआ है. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको होस्ट किया, तो ऑब्वियसली अगर वो ICAR का है तो उसको किसने होस्ट किया होगा, उसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ही होस्ट किया होगा, राइट. तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए. आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है that is ICR, this Indian Council of Agricultural Research, ये कौन से एक्ट के अंडर बनी है, because it is a statutory body. तो कौन से एक्ट के अंडर बनी है, एंड देन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, राइट. तो इसका भी काम क्या है, इट इज अ बॉडी जिसका काम है एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करना और रिसर्च करना, राइट. सो इट इज अ काउंसिल फॉर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. तो आपने मुझे इसके हेडक्वार्टर्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में, और ये कौन से एक्ट के अंडर बनी थी. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो याद रखना, इसकी फर्स्ट एवर CSR कॉन्क्लेव हुई है. Okay, let's move on to the next question, which talks about INS Malwan. So INS Malwan has been commissioned into the Indian Navy on 22nd of July 2026. Is the dash vessel of Mahe class anti-submarine warfare shallow watercraft. तो इस कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में, माहे क्लास एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट. तो क्या है, it is basically what it is a watercraft है जो कि है एंटी सबमरीन इन नेचर है, टू लाइक व्हाट, डिटेक्ट एंड फाइट अगेंस्ट सबमरीन्स. तो कौन सी क्लास का है ये भी याद रखना, माहे क्लास का है. कौन सी की बात करी जा रही है वेसल की, INS मालवान. तो कहते हैं इस कैटेगरी में माही क्लास में जो ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये इससे पहले भी कोई हुआ था और ये कौन सा नंबर ऑफ वेसल हैज बीन व्हाट इंट्रोड्यूस्ड. तो इज इट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो पूछ रहा है. तो ये दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू टेल, राइट. तो बेसिकली क्या है, इन दिस माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट की कैटेगरी में INS मालवान इज द सेकंड
टू बी इंट्रोड्यूस। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जो फर्स्ट वेसल इंट्रोड्यूस हुई थी, व्हाट वाज इट्स नेम, राइट। एंड इस वेसल को किस किसने बनाया ये भी याद रखना, इट हैज बीन बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, राइट। सो मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बिकॉज इसका अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ इसका जो कंटेंट है वो क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। तो क्या है, हम डिफेंस सेक्टर में क्या आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, कोशिश कर रहे हैं जितने भी वेसल्स बनाए क्या है वो इंडिजीनियसली बनाए। इंडिजीनियसली मतलब वो मेड इन इंडिया हो, तो उनको इंडिया में बनाया जाए रादर देन इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो INS मालवन भी क्या है, इसमें 80% ये इंडिया में बना है, राइट। तो क्या है, ये शिप का काम क्या कर रहा है, इट इज फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस, राइट। तो कोस्ट सर्विलेंस, एंटी सबमरीन एक्टिविटीज के लिए इसको यूज करेंगे। तो दिस इज व्हाट, इट इज द सेकेंड वेसल इन दिस माही क्लास की एडिशन हुई है, राइट। तो फर्स्ट का नाम आपने मुझे बताना है। So let's move on to the last question of the day, which is related to the redevelopment of railway stations. So under which scheme have the 6 redeveloped railway stations in Kerala has been modernized? तो कौन सी स्कीम है जिसके अंडर क्या है, जिसका एम क्या है, टू व्हाट, टू मॉडर्नाइज एंड टू रीडेवलप द एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशंस। तो ऐसा नहीं है कंट्री में रेलवे स्टेशंस नहीं है, बट उनकी हालत क्या है, वो अभी खस्ता हालत में है, राइट। वो उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं है और दे आर नॉट व्हाट, जैसे क्या है, प्रॉपर जो टेक्नोलॉजीज चाहिए वो नहीं है, टेक्नोलॉजी से अभी नहीं है। तो उनको क्या हम रीडेवलप कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अंडर विच स्कीम, तो वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, आत्मनिर्भर भारत, सॉरी, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो अंडर दिस स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, वी आर व्हाट, रीऑर्गेनाइजिंग एंड रीडेवलपिंग द रेलवे स्टेशंस। एंड इसका एम क्या है, टू ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन। तो अंडर दिस अमृत भारत स्टेशन स्कीम आपने नए कुछ रेलवे स्टेशन नहीं बनाने, जो एग्जिस्टिंग है उनको ही क्या है, रीडेवलप करना है, उनको ही मॉडर्नाइज करना है, उनको क्या है, मोर एक्सेसिबल बनाना है, पैसेंजर फ्रेंडली बनाना है, और उसमें क्या है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की बात करनी है। तो इसके तहत एक चीज और पूछी जा सकती है, अंडर दिस अमृत भारत स्टेशन स्कीम कितने रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने की बात करी गई है, तो 75 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करना है अक्रॉस द 20 स्टेट्स। तो डिफरेंट स्टेट्स में, 20 डिफरेंट स्टेट में हमने 75 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर।